हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो बच्चों, आज मंडे और ट्यूसडे है, मेरा क्लास नहीं होता है। बट बैच मैनेजर साहब का कॉल आया था कि मंडे और ट्यूसडे को मेरे को क्लास लेना है, इसलिए मैं अपनी शक्ल लेकर आप लोगों के सामने आ गया हूँ। ठीक है। तो ये जो मैं दो क्लास ले रहा हूं, तो आने वाले समय में मेरी जो दो क्लासेस होंगी वो हम मैम को दे देंगे जूलॉजी के अंदर। ठीक है। तो नेक्स्ट वीक एक क्लास दे देंगे मैम को, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक एक क्लास मैम को और दे देंगे। ठीक। तो इससे क्या होगा, सारा संतुलन आपका और हमारा और हम सबका और समाज का बना रहेगा। ठीक। चलिए, तो कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट वीक हमारी एक ही क्लास हो पाई थी, दिवाली की छुट्टी आ गई थी। आई होप आप सभी ने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, पढ़ाई भी किया होगा, खाया भी होगा। एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करके दिया था जो 50-55 मिनट का लेक्चर था, 1 घंटे का भी लेक्चर नहीं था। ठीक है। ज़्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं दिया था, छोटा लेक्चर दिया था। ठीक है। और दोनों दिन लेक्चर नहीं दिया था, वरना लंबा गैप आ जाता। ठीक है। इसलिए मैंने एक छोटा सा लेक्चर दे दिया कि एटलीस्ट थोड़ी सी पढ़ाई कुछ तो आगे बढ़ेगी ना। ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है, आप बात को समझिएगा, है ना। क्योंकि आप लोगों की जो डिमांड्स होती हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट चाहिए, फिर पूरा का पूरा एनसीईआरटी बूस्टर भी आपको क्लास में चाहिए अच्छी तरीके से, है ना। समरी लेक्चर भी आपको दिए जा रहे हैं यूट्यूब पर, और उसके बाद क्वेश्चंस का डिस्कशन भी कराया जाता है। तो अगर आपको फिर समय पे सिलेबस भी ख़त्म करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए, तो फिर थोड़ा बहुत आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने कोई बहुत बड़ा लेक्चर नहीं दिया था, छोटा सा लेक्चर दिया था 40-50 मिनट का, है ना। उसमें दो चार गुदड़ी के लाल थे, उनको थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, तो फिर मैं घर में डर गया, मैं घबरा गया। फिर मैंने बैच मैनेजर साहब को बोला कि भाई सैटरडे का लेक्चर मत दो, वरना बच्चे डिस्काउंट कर देंगे। ठीक है। तो हमने उनको नहीं दिया। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बच्चों, मेरा यकीन 2.0 बैच में क्लास 11th का सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, बस एक चैप्टर बचा है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वो इस वीक में थर्सडे तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अब उनकी 12th स्टार्ट हो जाएगी। तो जब उनकी 12th स्टार्ट होगी तो मैंने उनके लिए एक रिवीजन प्लानर बनाया, जिसमें मैं उनकी रिवीजन विद रुपेश सर के सेशन लिया करूंगा, 15-15 मिनट के, जिसमें मैं उनके 30 सेशंस लूंगा, 15-15 मिनट के। 30 सेशंस मतलब 30 डेज, 15-15 मिनट के, जिसमें हम उनकी पूरी 11th रिवाइज कराएंगे। तो ठीक वो प्लानर क्या है, ऐसा है। तो जैसे ये चैप्टर आपका खत्म होगा, एनाटमी खत्म होगा और आपका फोटोसिंथेसिस खत्म होगा। ठीक है। एनाटमी खत्म होगा, फोटोसिंथेसिस खत्म होगा, तो मैं आपको आपके साथ भी एक ऐसा ही प्लानर शेयर करूंगा। ये प्लानर मैंने उनके साथ शेयर किया है। ठीक है। करना है तो करना है। उनकी जो क्लासेस होती है वो थर्सडे से सैटरडे होती है, 3 दिन होती है। ठीक है। टोटल 30 सेशंस हैं, 35 मिनट्स उनको थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, बस उनको 3 दिन मेहनत करनी है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और 35 मिनट्स उनको पढ़ाई करना है। ये देखिए, पूरा सेशन तैयार है। ER, GB इंटरफेस, लाइसोसोम, प्रोफेस, वैक्यूल से अब मिक्स करके डाला है। न्यूक्लियस, ब्लू ग्रीन एल्गी, डाइनोफ्लैजलेट, वायरस, लाइकन, फंगस के साथ ब्रीसिकेसी, फाइकोमाइसिटीज के साथ फेबेसी, एस्कोमाइसिटीज के साथ सोलेनेसी। तो ऐसे करके 30 सेशन है, और हर सेशन का जो ड्यूरेशन है वो है 15 मिनट। ठीक है। जिसमें मैं उनकी पूरी की पूरी ये देखिए, पूरा फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन सब है। ठीक है। पूरी की पूरी उनकी 11th रिवाइज कराऊंगा। तो जैसे ही आपका एनाटमी खत्म होता है और उसके बाद फोटोसिंथेसिस खत्म होता है, एक ऐसा ही प्लानर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फोटोसिंथेसिस के बाद रिवीजन विद रुपेश सर आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो आपकी फ्राइडे और सैटरडे में मेरी क्लासेस होती है। उसके आखिरी के 15 मिनट में मैं ये सेशन आपके लिया करूंगा, और पूरा का पूरा डिटेल आपकी 11th खत्म करा दूंगा रिवीजन लेकर। ठीक है। तो मैं जो बोलता हूं वो मैं करता हूं, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। ठीक है। मैं बहुत प्लानिंग से चलता हूं। ठीक है। अगर मैंने आपको रिवीजन प्लानर देना बंद किया 1-2 हफ्ते से, तो उसकी कोई वजह है, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे रिवीजन प्लानर दे चुका हूं, और वो टॉपिक्स, चैप्टर्स मैं आपको कई बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करा चुका हूं। तो अब जिन्होंने फॉलो किया होगा बहुत अच्छी बात है,
बट जिन्होंने फॉलो नहीं किया कोई बात नहीं, ये चीज आपकी रहेगी जो आप मेरे साथ फॉलो करेंगे। आपने आज तक कोई रिवीजन प्लानर फॉलो नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन ये आप मेरे साथ फॉलो किया करेंगे। आपको फ्राइडे और सैटरडे में सिर्फ 35 मिनट पढ़ के आना पड़ेगा घर से, जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं आपको पूरा फरवरी तक रिवीजन देता रहूंगा। ये रिवीजन हमारा कब शुरू हो जाएगा, ये आप मान लीजिए अभी नवंबर चल रहा है, तो आप ये मान लीजिए 1 दिसंबर से ये स्टार्ट हो जाएगा। दिसंबर कराऊंगा, पूरा जनवरी कराऊंगा, ठीक है। और सिलेबस तो तब तक आराम से खत्म हो जाएगा, और फरवरी में भी रिवीजन क्लासेस लगा दूंगा, ठीक है। जिसको पढ़ना होगा वो अपना आता रहेगा, अपने लेक्चर देखते रहेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा, छुट्टियां जाना होगा, छुट्टियां घूम लेगा, ठीक है। मतलब हमारी तरफ से आपको कोई कमी नहीं दिखेगी। मैं आपका इतना खतरनाक तरीके से रिवीजन कराऊंगा, दिसंबर जनवरी में तो ये रिवीजन चलाऊंगा इस तरीके से। उसके बाद फरवरी के अंदर आपको हर चैप्टर का वन शॉट करा दूंगा, हर चैप्टर का वन शॉट। जो पीपीटी मैंने आपको क्लास में पढ़ाई है वो सारी पीपीटी लगाऊंगा, और एक दिन में एक चैप्टर का पूरा वन शॉट आपको दिया करूंगा, ठीक है। तो हम तो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, और कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अच्छा पढ़ाना कोई एहसान नहीं होता है, पीडब्ल्यू हमें इसी चीज की सैलरी देता है खराब पढ़ाने की तो सैलरी देंगे नहीं, ठीक है। तो हम अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करना, ठीक है। ईश्वर अपना काम करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी मंजूर होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक। तो ये मुझे आपको इन्फॉर्म करना था, है ना। प्रूफ के साथ लाया हूं, कोई हवा में नहीं फेंक रहा हूं। ये उनका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 14 तारीख से। 14 तारीख को थर्सडे है, 14 नवंबर को थर्सडे में उनकी मेरी क्लास आएगी, ठीक है। ये मुझे आपको इन्फॉर्म करना था। तो आप मुझसे प्रॉमिस करिए 1 दिसंबर से, मतलब दिसंबर का जो भी मेरी पहली क्लास आएगी मैं तब से आपका स्टार्ट करूंगा। आप मुझसे प्रॉमिस करिए, यस लिखिए, आप इसको फॉलो करेंगे ना, यस लिखिए। आपने अभी तक कोई फॉलो नहीं किया कोई बात नहीं, आप इसको फॉलो करिए, मैं आपको रिवाइज कराऊंगा पूरा का पूरा। आप फॉलो करेंगे तो एक बार जल्दी से यस लिख दीजिए, ताकि मैं लेक्चर को शुरुआत कर सकूं। 4:15 से क्लास स्टार्ट करें इसलिए है क्योंकि मेरी इससे पहले यकीन 2.0 में क्लास होती है, वो मेरी 3:15 तक खत्म हुई है, तो फिर मुझे खाना वगैरह भी खाना होता है, ठीक है। इसलिए 4:15 से आप ये क्लास स्टार्ट की है, ठीक। चलिए, तो इस तरीके से मैं आपको बना के दूंगा, ये मैंने उनके लिए बनाया है, ठीक है, जिसमें हर टॉपिक में दो टॉपिक, मतलब वो मैं आपको अपने हिसाब से बना के दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अच्छा लगा आप लोगों ने यस लिखा, मतलब आप मोटिवेटेड हैं, आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सो इनफ ऑफ टॉक, तो अब हम लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चल रहा था, जिसके 2 लेक्चर हो गए थे। पहला लेक्चर बहुत बेसिक लिया गया था, दूसरा लेक्चर एक रिकॉर्डेड दिया गया था 50 मिनट का, ठीक है। और तीसरा लेक्चर आज आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं, जिन मैंने आपको लेक्चर्स के रिवीजन लेक्चर दिए हैं, इस लेक्चर का, तो अब आपको एक बहुत बढ़िया चीज मैं दे दूंगा। जब मेरा ये फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाएगा, मैं आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, बायोलॉजिकल, जितना पढ़ाया है सबका रिवीजन एक वन शॉट में दूंगा। बस आपको वो 1 घंटे की वीडियो देखनी पड़ेगी। अब आपको एक चैप्टर के लिए 7 या 8 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस आप 1 घंटे की एक वीडियो चालू करोगे, आपका पूरा सेल रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। मैं रिवीजन लेक्चर को क्लब नहीं करके दूंगा आपको, जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं मैं आपको फ्रेश रिकॉर्ड करके दूंगा वन शॉट, ठीक है। जैसे मैंने यकीन 2.0 में फोटोसिंथेसिस दिया फ्रेश, रेस्पिरेशन दिया फ्रेश, उनको मजा आ गया, उनकी डिमांड बढ़ गई, उन्होंने कहा कि सर सभी चैप्टर्स का आप ऐसे ही वन शॉट दे दीजिए, है ना। इससे हम एक बारी में बैठ के 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ये वहां से फीडबैक आया, ठीक है। मेरा काम तो बढ़ गया, थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन ठीक है यार, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल लेंगे, बच्चों का भला हो जाएगा। हमारा तो क्या है, बढ़िया सी सैलरी आ रही है, टाइम पे मिल रही है, हमारे थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट डालने से अगर बच्चे का भला हो जाएगा, वो पढ़ लेगा, तो ठीक है भाई, तेरे लिए ये भी कर लेंगे, लेकिन तू पढ़, पढ़ता नहीं है तू। टॉपिक हमारा चलेगा टिश्यू। आज आएगी डीपीपी, आज से डीपीपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज से डीपीपी स्टार्ट करेंगे। तो हमने आपको जो पढ़ाया था, है ना, हमने आपको क्या पढ़ाया था। इंपोर्ट कर लेते हैं फाइल लेक्चर 2 एनाटमी अर्जुना की, और हमने आपको जो पढ़ाया था, हाँ रिकॉर्डेड लेक्चर था, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार लाइव में रिवीजन करा देता हूं, कोई कमी ना रह जाए, ठीक है। टाइप ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन।
तो सबसे पहले बताया गया था एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये दोनों मेरिस्टेम आपके प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। ठीक है, अगर ये प्राइमरी मेरिस्टेम है इसका मतलब ये प्लांट में स्टार्टिंग में बनते होंगे। ठीक है, और ये प्लांट में लेंथ बढ़ाते हैं, मतलब ये प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं। मतलब उस टाइम स्टार्टिंग में जो प्लांट में जो सेल और टिश्यू बनते हैं वो प्राइमरी टिश्यू कहलाए जाते हैं, वो प्राइमरी बॉडी होती है। ये आपका रूट है, ये आपका शूट है। शूट के टिप पर जो सेल्स मिलती हैं उनको बोलते हैं सैम। ठीक है, ये है आपका सैम। ठीक है, सैम आईजी का बेटा नहीं है बेटा, जो समझ गया होगा उसको मजा आ गया होगा दृश्यम में। ठीक है, तो सैम क्या है? शूट एपिकल मेरिस्टेम, और रैम है रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक, तो ये एपिकल मेरिस्टेम है आपका। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है इसकी कुछ सेल्स ने लीफ बना ली, बाकी सेल्स डिवाइड करके शूट की लेंथ बढ़ा रहे हैं, और कुछ सेल्स हैं जो शूट एपिकल मेरिस्टेम से नीचे आ गई, वो ऊपर की तरफ नहीं गई। ठीक है, कुछ सेल्स हैं लेफ्ट बिहाइंड, पीछे रह गई, शूट एपिकल मेरिस्टेम से सेपरेट हुई और एक्सिल रीजन में कलेक्ट हो गई। ये जो सेल्स हैं इनको बोलेंगे आप एक्सिलरी बर्ड, इनको आप बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, तो सम सेल्स सेपरेटेड फ्रॉम सैम कलेक्टेड इन एक्सिल रीजन। कब? जब स्टेम इलोंगेट हो रही थी तो कुछ सेल्स एक्सिल रीजन में कलेक्ट हो गई, जिनको आप एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। ठीक, सैम क्या करेगा? सैम कहां मिलेगा? एक डेवलपिंग शूट में आपको मिल रहा है। ठीक है, और सैम की कुछ सेल्स आपकी लीफ बनाएंगी, सैम की बाकी सेल्स स्टेम को इलोंगेट करती हैं। ठीक, अब ये नोड है, ये नोड है, बीच में इंटरनोड है, इंटरनोड में मेरिस्मेटिक सेल्स हैं। वक्त के साथ क्या हुआ? ये वाली मेरिस्मेटिक सेल्स परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गई, मतलब डिवाइड नहीं कर रही, मैच्योर। ये मेरिस्मेटिक सेल्स परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गई, और ये मेरिस्मेटिक सेल्स यहां पर बची। तो परमानेंट टिश्यू, मैच्योर टिश्यू के बीच में जो मेरिस्मेटिक सेल्स मिलती हैं, जो इंटरनोड रीजन पे मिलती हैं, उनको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, गाय आई, गाय घास खाई, घास गई, गाय गई, घास दोबारा आई, गाय फिर आई, घास खाई, गाय खाई, गाय दोबारा गई। तो ये जो ग्रास वापस से रीजनरेट हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो इंटरनोड पे आपका मिलता है। ये कॉन्सेप्चुअल था लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम यूजुअली प्लांट में बाद में बनता है, और ये फंक्शन भी बाद में करता है। ये प्लांट में स्टेम या रूट की थिकनेस बढ़ाता है, उनकी चौड़ाई बढ़ाता है, जिसको आप सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। इसी को आप सिलेंड्रिकल ग्रोथ बोलते हैं। ठीक, तो मतलब पेड़ को वुडी करता है, लक्कड़दार करता है, पेड़ को वुडी करता है, लक्कड़दार करता है। ठीक है, तो आपने भाई जितना पेड़ लक्कड़दार होगा फर्नीचर्स वगैरह भी बनेंगे आपके। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल है इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये तीनों के तीनों मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम है। ये आपके प्लांट के लेटरल साइड्स पे पाए जाते हैं। ये तीनों की तीनों मेरिस्टेम, मतलब ये मेरिस्मेटिक सेल्स हैं। ये तीन तरह की मेरिस्मेटिक सेल्स प्लांट के लेटरल साइड्स में पाए जाते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। ये तीनों के तीनों लेटरल मेरिस्टेम है। बट ये लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम है, मतलब ये बाद में फॉर्म्ड हुआ। ये लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम है, मतलब ये बाद में फॉर्म्ड हुआ। ये लेटरल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम है, मतलब ये पहले फॉर्म्ड हुआ। अगर ये पहले फॉर्म्ड हो भी गया तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ शुरू में नहीं करेगा, बाद में करेगा। बनता पहले है लेकिन काम बाद में करता है। काम बाद में करता है, बनता पहले है, काम बाद में करता है। ये दोनों बनते भी बाद में हैं, काम भी बाद में करते हैं। तो इसका मतलब सारे के सारे लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं होते, क्योंकि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेम है, बट ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, क्योंकि ये पहले फॉर्म्ड होता है। बट जितने भी सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो सब लेटरल मेरिस्टेम है। जितने भी सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो लेटरल मेरिस्टेम है। यहां तक आपको बता दिया गया था, और 2-3 लाइन एनसीईआरटी में नीचे छुड़वाई थी जो भी नहीं कराई, और ऊपर 2 डायग्राम है जो भी एक्सप्लेन नहीं किए जाएंगे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा। समझ में आया तो लिख दो यस। अब इस पीपीटी को कर देते हैं डिलीट। हाँ, ये पीपीटी हो गई है डिलीट। देख लीजिए हम अपनी जिम्मेदारी कितनी अच्छे से समझते हैं। एकदम से लेक्चर स्टार्ट नहीं किया, कर सकते थे, इतना अच्छे से रिकॉर्ड करके दिया, कर सकते थे, लेकिन फिर भी तुम्हें रिवाइज करा दिया लाइव में।
तो मैं ऐसा नहीं लगने दिया कि रिकॉर्डेड था, ये था वो था। ठीक है, आ जाइए। और उस टाइम क्या होता है, सारा ऑफिस स्टाफ छुट्टी पे होता है, तो फिर हम लोग लाइव क्लास नहीं ले सकते, तो एक ही ऑप्शन था रिकॉर्डेड का, इसलिए मैंने एक रिकॉर्डेड डाल दिया। सर क्या हेडिंग डालें? हाँ, हेडिंग हेडिंग क्या डालनी थी? हेडिंग हेडिंग ही भूल गया मैं। ठीक है, हेडिंग डालनी थी परमानेंट टिश्यू। हेडिंग डालनी थी आपकी परमानेंट टिश्यू। 2 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया था, मैं हेडिंग भूल गया क्या पढ़ाना था। पेन कैमरा कॉलन कैमरा पढ़ाना था, फिर याद आया वो लोग परमानेंट टिश्यू होते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, ठीक है, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। परमानेंट टिश्यू, अब आपसे कहें कि परमानेंट टिश्यू क्या है, आपको बताया गया था फर्स्ट लेक्चर में कि परमानेंट टिश्यू की सेल यूजुअली डिवाइड नहीं करती। ठीक है, परमानेंट टिश्यू की सेल यूजुअली डिवाइड नहीं करती, बट उसके अंदर डी डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा, बट यूजुअली डिवाइड नहीं करती। तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, इनकी सेल्स, ठीक है, इनकी सेल्स यूजुअली नॉट डिवाइड। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है बच्चों, ये आपके 2 टाइप के हैं, है ना, ये आपके 2 टाइप के हैं। एक को आपने बोला सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक को आपने बोला कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो आपके बने होते हैं, ये बने होते हैं मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। एक ही तरह की सेल मिलेगी, एक ही तरह की सेल्स मिलेंगी। ठीक है, सारी की सारी सेल या तो राउंड होंगी, सारी की सारी सेल्स या तो इलोंगेटेड होंगी, सारी की सारी सेल्स या तो पॉलीगोनल होंगी, एक ही तरह की सेल्स होंगी सारी, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। सारे के सारे एक ही तरह की सेल्स से बने हुए होंगे, जिसमें आपको आज मास्टर जी पढ़ाएंगे पेरेनकाइमा, ये आज का एजेंडा रहने वाला है। दूसरा आपका जाएगा कोलेनकाइमा, और तीसरा, ये 3 मुझे आपको पढ़ाने हैं। आपको जो डीपीपी आएगी वो इन 3 की आएगी, और जो उससे पहले पढ़ा दिया है उसकी आएगी। तो ये 3 मुझे अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ये बने होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं। बट ये जितनी भी सेल्स हैं एक से ज्यादा तरह की हैं, बट ये जितनी भी सेल्स हैं, 4 सेल हैं, मान लीजिए 4 सेल्स हैं, तो ये चारों सेल्स मिलकर एक यूनिट की तरह काम करेंगी। ठीक है, बट ऑल सेल्स वर्क एज सिंगल यूनिट। मान लीजिए कोई टिश्यू है जो 4 सेल से मिलकर बना है, चारों अलग अलग सेल्स हैं, बट ये चारों मिलकर एक यूनिट की तरह काम करेंगी, जिसमें आपका एग्जाम्पल जाएगा जाइलम एंड फिलोएम। तो ये हमें पढ़ने हैं, पहले हम आपको ये पढ़ाएंगे, फिर हम आपको ये पढ़ाएंगे। ठीक है, यहां पर अलग अलग टाइप की सेल्स है। ठीक है, जैसे अलग अलग टाइप की यहां पर सेल्स है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे सिंपल, फिर आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे सिंपल और फिर आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स।
ठीक है, तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है, अब आप हेडिंग डाल दीजिए सिंपल परमानेंट टिश्यू। उसमें आप सबसे पहले हेडिंग जो डालेंगे वो आप डालेंगे पेरेन्काइमा। आपने नोट कर लिया होगा, काफी टाइम दिया है मैंने, हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आप जो पढ़ने जा रहे हो बच्चों, वो आप पढ़ने जा रहे हो पेरेन्काइमा। मैं आपका टीचर हूं और मैं आपको पढ़ाऊंगा पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा पेरेन्काइमा। पूरा का पूरा फोकस करिएगा। अब मैं आपको पेरेन्काइमा कैसे पढ़ाऊंगा आप ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। सर क्या करने वाले हैं, यहां डायग्राम बनाएंगे और फिर यहां से ऐसे एरो निकालेंगे, ऐसे करके उस डायग्राम की लेबलिंग करेंगे ऐसे करके, और पूरा पेरेन्काइमा एक स्लाइड में आपका खत्म कर देंगे। बीच में डायग्राम आएगा और इससे रिलेटेड पॉइंट इस तरीके से चारों दिशाओं में आएंगे। तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। नॉट डन, लो बेटा लिखो। छोटे छोटे बच्चे ना हाथ मुड़ जाता है लिखते लिखते। लिखो बेटा, जल्दी लिखो, है ना, शाबाश, जल्दी लिखो। इसमें तो थोड़ा सा ही था, थोड़ा तेज लिखा करो बेटा। अब आप बड़े हो गए, थोड़े समय के बाद आप 12th में आ जाएंगे। समय जिस स्पीड से करवट ले रहा है, कंपटीशन जिस तेजी से बढ़ रहा है, कट ऑफ जिस तेजी से जा रही है, उस मुकाबले में आप कहीं पीछे ना रह जाएं जनाब। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए। मैं ये नहीं कहता स्पीड बढ़ाइए, लेकिन काफी टाइम दिया आपको, आपको लिख लेना चाहिए। बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं ये सारे के सारे। चलिए, पेरेन्काइमा ध्यान से एकदम समझिएगा आप। पेरेन्काइमा, मैं पहले आपकी सेल्स बना देता हूं। ये मैंने सेल बनाई, ये मैंने सेल्स बनाई, ये सेल बनाई और ये सेल बनाई। तो पेरेन्काइमा टिश्यू किससे बना होगा? सेल से बना होगा भाई। ये उसकी सेल्स आपको दिख रही हैं और आपका हर एक सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर, ठीक है, हर एक सेल के अंदर आपका सेंटर में, हर एक सेल के अंदर आपका सेंटर में बड़ा सा आपको कुछ दिख रहा होगा। हर एक सेल के सेंटर में आपको बड़ा सा कुछ दिख रहा होगा। जो आपको बड़ा सा दिख रहा है, ये एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। तो सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल आने की वजह से आपका न्यूक्लियस कहां पर शिफ्ट हो गया बताइए? ये न्यूक्लियस है। अगर वैक्यूल सेंटर में आया, इसकी वजह से न्यूक्लियस कहां शिफ्ट हो गया बताइए? इनर साइड पर या पेरिफेरी साइड पर बताइए? इनर साइड पर या पेरिफेरल साइड पर? तो आपका जो न्यूक्लियस है, इसकी वजह से आपका जो न्यूक्लियस है वो कहां शिफ्ट हो गया? आपका न्यूक्लियस शिफ्टेड टू पेरिफेरी। ठीक है, तो आपका न्यूक्लियस भी है, ठीक है, आपका न्यूक्लियस है और आपका साइटोप्लाज्म है। तो आप देख लीजिए, न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है और पूरे को मिलाकर बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब यहां की जो सेल्स है वो अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज नहीं करती। तो इनकी जो सेल्स है उनमें प्रोटोप्लाज्म मिलता है। तो जो सेल्स है उसमें न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है। इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म जो है आपका वो प्रेजेंट है। इसका मतलब इनकी जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आप देख पाए
सेल्स के बीच में आपको स्पेस दिख रहे हैं, ठीक है, सेल्स के बीच में आपको स्पेस दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो बच्चों इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। तो इंटरसेलुलर सेल्स के बीच में जो स्पेस है, सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो आपके एब्सेंट भी हो सकते हैं और आपके प्रेजेंट भी हो सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होंगे तो सेल्स एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होंगी या लूजली पैक्ड होंगी, लिख के बताइए। अगर सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है तो सेल्स एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होंगी या लूजली पैक्ड होंगी, बताइए कैसे पैक्ड होंगी, बताइए। इनमें से जो कुछ सेल्स होती हैं वो अपने अंदर डेवलप कर लेती हैं क्लोरोप्लास्ट। तो सम सेल्स डेवलप क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें क्या होता है, कुछ सेल्स, सम सेल्स, कुछ सेल्स, ठीक है, कुछ सेल्स, बहुत बढ़िया, क्लोजली पैक्ड, सम सेल्स डेवलप क्लोरोप्लास्ट। तो अगर क्लोरोप्लास्ट डेवलप कर लेंगी इसका मतलब वो क्या करेंगी, इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस करेंगी। फोटोसिंथेसिस मतलब वो आपकी फूड की सिंथेसिस करेंगी। ऐसे पेरेन्काइमा, ऐसे पेरेन्काइमा जिनकी सेल्स क्लोरोप्लास्ट डेवलप कर लेती है, ऐसे पेरेन्काइमा जिनकी सेल्स क्लोरोप्लास्ट डेवलप कर लेती है, ऐसे पेरेन्काइमा को बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। ऐसे पेरेन्काइमा को बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। ऐसा पेरेन्काइमा जिनमें कुछ सेल्स में क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो गए हैं, वो फोटोसिंथेसिस करने लगी है, ऐसे पेरेन्काइमा को बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा एक तरीके से पेरेन्काइमा का बच्चों टाइप है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। अब इसमें जो आपको बाहर की वॉल दिख रही है, इसकी जो बाहर की वॉल आपको दिख रही है उस वॉल को बोलते हैं प्राइमरी वॉल। तो इसकी सेल वॉल में सिर्फ प्राइमरी वॉल मिलती है। तो इसकी सेल वॉल में सिर्फ प्राइमरी वॉल मिलती है। तो अब आप मुझे बताइए, इसकी सेल वॉल में सिर्फ प्राइमरी वॉल मिलेगी तो आप मुझे बताइए प्राइमरी वॉल कैसी होती थी, थिन या थिक, लिख के बताइए। प्राइमरी वॉल कैसी होती थी, थिन या थिक? इसकी जो सेल वॉल है वो थिन होगी और वो जिससे बनी है वो है आपका सेलुलोज, ठीक है, वो है आपका सेलुलोज। बताइए, फॉन्ट साइज लार्ज करिए। अरे मेरे भाई एक कुल्हाड़ी ले आ और मेरे को मार ले भाई, ठीक है, सिलेक्शन तो तब भी नहीं होगा। अब एक कैपिटल में लिखना शुरू कर दिया, अब तो अब भी फॉन्ट साइज बड़ा करिए। अरे दीवाने आप अगर इस तरीके से लिख रहे हैं तो आप एक सही रास्ते पे नहीं हैं और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, माफ कीजिएगा मुझे, ठीक। फॉन्ट साइज सफिशिएंट है ना, एक बार यस लिख दीजिए। फॉन्ट साइज अब तो कितना सुधार हो गया है, 1.5 महीने से मैं सब कैपिटल में लिखता हूं, है ना। फॉन्ट साइज सफिशिएंट है तो एक बार जल्दी से यस लिख दीजिए। ऐसे परेशान नहीं किया करो बेटा, है ना, इतना कुछ करते हैं टीचर, समझे। पीडब्ल्यू हमें बहुत अच्छा पढ़ाने का, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की सैलरी देते हैं बेटा, सब टीचर उससे ज्यादा ही लगा देते हैं एफर्ट्स, है ना। तो समझा करो यार, ऐसे छोटी छोटी चीजों पे मत रिएक्ट किया करो, ठीक है। प्राइमरी वॉल ही मिलेगी सिर्फ, तो इसकी सेल वॉल जो है वो थिन है और कैसी है, सेलुलोजिक है।
जो सेल है आपकी, इसकी जो सेल्स है भाई, पेरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स कैसी कैसी हो सकती हैं, कैसी कैसी हो सकती हैं। इसकी जो सेल्स हैं, इस टिश्यू की जो सेल्स सारी की सारी, सारी की सारी स्फेरिकल हो सकती हैं, सारी की सारी ओवल हो सकती हैं, सारी की सारी पॉलीगोनल हो सकती हैं, सारी की सारी इलोंगेटेड हो सकती है ना, सारी की सारी स्फेरिकल या फिर सारी की सारी ओवल या सारी की सारी पॉलीगोनल या सारी की सारी आपकी इलोंगेटेड हो सकती हैं। और सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा प्लांट में यही मिलता है, प्रेजेंट इन बल्क, मतलब प्रेजेंट इन बल्क। प्रेजेंट इन बल्क का मतलब रूट स्टेम लीफ में जो सबसे ज्यादा टिश्यू मिलेगा वो पेरेन्काइमा मिलेगा। रूट स्टेम लीफ में जो सबसे ज्यादा टिश्यू मिलेगा वो पेरेन्काइमा मिलेगा। और इसकी जो सेल्स होती है वो आइसोडाइमेट्रिक होती है। सेल्स आर आइसोडाइमेट्रिक। आइसोडाइमेट्रिक का मतलब है सेम डायमीटर। आप सेंटर से लाइन खींचोगे तो वो सभी साइड पर इक्वली जाएगी। आप सेंटर से जब लाइन खींचोगे, सेंटर से इस तरीके से लाइन खींचोगे तो वो सारे फेसेस को, वो सारे के सारे साइड को, सारे के सारे फेसेस को इक्वली टच करेगी। आइसोडाइमेट्रिक, सेम डायमीटर होता है। सेल्स आर आइसोडाइमेट्रिक। तो फोटोसिंथेसिस फंक्शन हो गया, फूड की सिंथेसिस हो रही है, फूड की सिंथेसिस हो रही है और फूड का स्टोरेज भी हो रहा है। ये फूड को स्टोर भी करती है, तो फूड स्टोरेज इसका फंक्शन हो गया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इसका फंक्शन हो गया है। और लास्ट पॉइंट है, पेरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं, पेरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं आपकी कंपाउंड, ठीक है, सिक्रीट करती हैं। जैसे आपका ऑयल सिक्रीट करेंगी, ऐसे ही एक कंपाउंड होता है जिसको आप बोलते हैं टैनिन। नाम याद रखिएगा। पेरेन्काइमा की सेल सिक्रीट करती है, क्या प्रोड्यूस कर रही है? ऑयल हो गया है, टैनिन हो गया है। इसका मतलब पेरेन्काइमा का एक और फंक्शन हो गया है जिसको आप बोलेंगे सिक्रीशन। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई है तो आप यस लिख दीजिए। जल्दी तक यहां यस लिख दीजिए, फटाफट यहां यस लिख दीजिए। अगर यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। ये तो एक तरफ में सारा पेरेन्काइमा खत्म हो गया, दूसरी तरफ में हमको जाना ही नहीं पड़ा, ठीक है, एक तरफ में ही हो गया है, ठीक है। हाँ, जल्दी से इसको लिख लीजिए। मुझे लगा था चारों दिशाओं में हम लोग जाएंगे। लिख लीजिए जल्दी से। लुकास, आइसोडायमेट्रिक मींस सेंटर से आप हर साइड को इक्वली मेजर कर सकते हैं, सेम डायमीटर, ऑल फेसेस आर इन इक्वल डिस्टेंस। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। आजा आजा अब कैसा है शर्म ना। आएंगे, वापस आऊंगा, मैं वहीं आऊंगा, जिसने नहीं लिखा होगा लिख लेना, घबराना नहीं। Cells of permanent tissue do not generally divide further. Permanent tissue having all cells similar in structure and function are called simple. सारी सेल्स जो हैं सेम स्ट्रक्चर की हैं, कॉल्ड सिंपल टिश्यू। जब एक ही तरह की सेल्स होंगी तो सब एक जैसी होंगी। परमानेंट टिश्यू हैविंग मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। A simple tissue is made up of only one type of cell. The various simple tissue in plants are parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Parenchyma forms the
मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन, मतलब पेरेन्काइमा बल्क में मिलेगा। प्लांट के ऑर्गन क्या होते हैं? रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया। तो रूट, स्टेम, लीफ में सबसे ज्यादा पेरेन्काइमा मिलेगा। द सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, दे मे बी स्फेरिकल, ओवल, राउंडेड, पॉलीगोनल, elongated in shape, their wall are thin and made up of cellulose। थिन का मतलब क्या है? ये बात कर रहा है किसकी? प्राइमरी वॉल की। दे में ईदर भी क्लोजली पैक्ड, जो आपने बोला था जब इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होंगे तो सेल्स क्लोजली पैक्ड होगी, या फिर इसमें छोटे से थोड़े से इंटरसेलुलर स्पेस मिलेंगे। फंक्शन में फोटोसिंथेसिस बता दिया, स्टोरेज ऑफ फूड आपको बताया, और सबसे लास्ट पॉइंट में आपको सिक्रीशन बता दिया है। ठीक है, ये आपका पेरेन्काइमा, ये रहा आपका पेरेन्काइमा। अब मास्टर जी पढ़ाएंगे कोलेनकाइमा, फिर मास्टर जी आपको पढ़ाएंगे स्क्लेरेनकाइमा, फिर मास्टर जी आपको पढ़ाएंगे स्क्लेरेनकाइमा। तो बच्चों, ये हमने आपका पेरेन्काइमा पढ़ा दिया है। जल्दी से इसको लिख लीजिए। इट इज इन नीट सिलेबस, इट इज नॉट इन नीट सिलेबस, डोंट कमेंट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप एक सही रास्ते पे नहीं है। बस इतना बोल के मैं खत्म करूंगा। डन। तेरे बिन जी लेंगे हम। चलो बताइए, नहीं ये वाला तो भी नहीं हुआ है, हमने ये पढ़ा नहीं है ना। ये वाला बताइए, बताइए क्या आंसर जाएगा। परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। बच्चों यहां आना था सिंपल, ठीक है, डिफरेंट टाइप, यहां आना था कॉम्प्लेक्स। पेरेन्काइमा मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑर्गन, ठीक है, और सेल्स इज आइसोडायमेट्रिक, स्फेरिकल, ओवल, राउंडेड, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड इन शेप। वॉल इज थिक एंड सेलोजिक, थिक नहीं है, थिन है। नो इंटरसेलुलर स्पेस, सेल ऑलवेज क्लोजली पैक्ड, नहीं, ऑलवेज क्लोजली पैक्ड नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस में भी प्रेजेंट, इंटरसेलुलर स्पेस में भी प्रेजेंट। फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज बट नॉट सिक्रीशन, बट ऑल्सो सिक्रीशन। तो कितना गलत हो गया? ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही, ये सही, ये गलत। तो दो सही हैं, आंसर जाएगा ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, शाबाश, मेरा लुक्खा बड़ा हो गया है। चलिए अब कोलेनकाइमा सेंटर में बनाऊंगा, जैसे यहां बनाया था सेम ऐसे ही चलेगा, जैसे ये पेरेन्काइमा था, ठीक है, वैसे ही सेंटर में बनाया जाएगा। चलिए अब आप हेडिंग डाल दीजिए फटाफट यहां पर, कोलेनकाइमा, ठीक है, कोलेनकाइमा। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कोलेनकाइमा के बारे में ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कोलेनकाइमा की सेल्स कैसी हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। ठीक है, यहां पे भी डायग्राम बनेगा अभी, है ना, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है मैंने, यहां पे भी डायग्राम बनेगा। अब आप देखिए, कोलेनकाइमा सेंटर में आपका प्रेजेंट है वैक्यूल, ये रहा आपका वैक्यूल, ये रहा आपका वैक्यूल, ठीक है। आपका न्यूक्लियस भी मिलेगा, आपका न्यूक्लियस भी आपका मिलेगा, आपका साइटोप्लाज्म भी मिलेगा। इसका मतलब इन सेल्स में प्रोटोप्लाज्म है। तो आप मुझे बताइए कोलेनकाइमा लिविंग टिश्यू है या डेड टिश्यू है?
बताओ पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट आपका होगा प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट। तो अगर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, बहुत बढ़िया, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो ये आपका होगा लिविंग टिश्यू। ये आपका होगा लिविंग टिश्यू। प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो ये आपका होगा लिविंग टिश्यू। दूसरा बताओ, आपको सेल्स के बीच में बताओ इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट या एब्सेंट, देख के बताइए। जो दिख रहा है वही लिखेंगे। इंटर सेलुलर स्पेस, बताइए इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट या एब्सेंट? एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो आपके क्या है? एब्सेंट है। इन सेल्स में भी आपका मिल सकता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, तो इनके अंदर भी आपका क्या मिल सकता है? क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट। तो क्लोरोप्लास्ट आपके मिल सकते हैं, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब हो गया है फोटोसिंथेसिस। अगर आप ये टिश्यू नहीं पढ़ेंगे तो जो सिलेबस आपकी न्यू एनसीईआरटी में है वो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो ये तो वैसे भी पढ़ने ही पढ़ने थे, अगर नीट के सिलेबस में ना होते तब भी पढ़ने ही थे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट मतलब फोटोसिंथेसिस आपका हो जाएगा। इसकी सारी सेल्स आपकी स्फेरिकल हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, आपकी पॉलीगोनल भी हो सकती है। अब इसकी जो सेल वॉल है, इसकी जो सेल वॉल है, देखिए सेल वॉल पर देखिए आप, सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज की, पैक्टिन की और हेमी सेलुलोज की। सेल वॉल बनी हुई है किसकी? सेल वॉल जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन है। अब आप मेरे को बताइए, मैं ये रेड कलर कोने पे ज्यादा दिखा रहा हूं, रेड कलर का मतलब क्या है? रेड कलर से जो सर दिखा रहे हैं सेल वॉल, रेड कलर से मतलब है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन। अब आप मेरे को बताइए, आप जो कॉर्नर्स देख रहे हैं रेड कलर का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि रेड कलर का मतलब क्या है, रेड कलर का मतलब है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन। तो डिपोजिशन जो है, डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो बच्चों रेड कलर का मतलब क्या है? रेड कलर का मतलब है कि इसकी सेल वॉल में सेलुलोज भी है, हेमी सेलुलोज भी और पैक्टिन भी है। अब आप मुझे बताइए, सर ने इन सेल्स के जो कॉर्नर्स हैं उस पर रेड कलर कुछ ज्यादा दिखाया है, सर ने इन सेल्स के कॉर्नर्स पर रेड कलर ज्यादा दिखाया है। इसका मतलब इन सेल्स के जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन ज्यादा होता है कंपैरेटिवली। इन देखिए पूरी सेल वॉल पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन है जो आपको रेड कलर से दिखाया है। बट इन सेल्स के जो कॉर्नर्स है वहां सर ने रेड कलर ज्यादा मोटा दिखाया है। इसका मतलब सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन कॉर्नर्स पर ज्यादा होता है, इसलिए इनके कॉर्नर्स थिक होंगे या थिन होंगे, लिख के बताओ। डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन more at corners, hence thick, hence
ठीक, इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो आपके कैसे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर डिपोजिशन आपका ज्यादा है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट हो गया, प्रोटोप्लाज्म आपके प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, जो आपका यंग स्टेम होता है, ठीक है, आपका यंग स्टेम है, या मैं आपसे कहूं पेटियोल ऑफ लीफ, पेटियोल ऑफ लीफ। बच्चों एक यंग स्टेम, ठीक है, हवा चली सनासन, ठीक है, अब एक यंग स्टेम है, हवा चल रही है, वो यंग स्टेम हवा में लहरा रहा है, टूट नहीं रहा है। भाई हवा बहुत तेज चलेगी तो फिर तो टूट ही जाएगा फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। बहुत तेज आंधी आई तो फिर तो ये यंग स्टेम है, टूटेगा ही टूटेगा। लेकिन एक नॉर्मल स्पीड से हवा चल रही है तो ये यंग स्टेम उसके साथ साथ आपका बह रहा है, मतलब लहरा रहा है, हिल रहा है। लीफ है, नॉर्मल हवा चल रही है, पत्ते ऐसे तो गिरते नहीं है, पत्ते आपके हरे हैं, नॉर्मल हवा चल रही है तो पत्ते भी हिल रहे हैं, पत्ते भी हिल रहे हैं। तो ये जो पत्ते हिल रहे हैं, मतलब जो पेटियोल है और जो यंग स्टेम है, उसमें कोई ना कोई चीज ऐसी है जो मैं कहूं इलास्टिसिटी या मैं कहूं मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। तो हवा चली, नॉर्मल हवा चली सनासन, प्लांट नहीं गिरे धनाधन क्योंकि उनके यंग स्टेम में और पेटियोल ऑफ लीफ में कॉलन काइमा है जो आपको प्रोवाइड करेगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ। समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए। तो यंग स्टेम और पेटियोल ऑफ लीफ में आपका ये प्रेजेंट होता है। जो क्या प्रोवाइड करता है, जो आपका प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो आपका प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो आपका प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब जो मैं आपको समझाऊंगा उसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। अब एक और डायग्राम आपका बनेगा, है ना, अब आपका एक और डायग्राम बनेगा। यहां पर मैं एक लाइन खींच देता हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब जो डायग्राम बनेगा वहां आप लिखोगे डाइकॉट स्टेम। जब स्क्लेरेनकाइमा खत्म होगा मैं आपकी छुट्टी कर दूंगा, ठीक है। अब आधे लोग दिमाग लगाएंगे कितनी देर में छुट्टी हो जाएगी, अरे दीवाने इधर आना, तेरे भाई की क्लास है, इधर आ, ठीक है। डाइकॉट स्टेम, अब जरा आप ध्यान से देखिएगा। जब आप डाइकॉट स्टेम को देखोगे माइक्रोस्कोप में, जब आप डाइकॉट स्टेम को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको डाइकॉट स्टेम को जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बाहर आपको एक सिंगल लेयर दिखेगी इस तरीके से। इस लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। जब आप डाइकॉट स्टेम को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो सबसे बाहर आपको एक लेयर दिखेगी जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं वो जिससे बनी है उसका नाम है पेरेन्काइमा। तो जो पेरेन्काइमा टिश्यू की प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी एपिडर्मिस की होगी। डाइकॉट स्टेम में आपने बाहर की तरफ देखा तो आपकी बाहर की तरफ है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो होती है उसकी सेल्स पेरेन्काइमा टिश्यू की बनी होती है। इस एपिडर्मिस के नीचे आपके इस तरीके से सेवरल लेयर्स में, देखिए 2 लेयर आपको दिख गई, ये आपको तीसरी लेयर दिख गई। ये इस लेयर को आप बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस
जिस टिश्यू की बनी है उसका नाम है कोलेनकाइमा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं डाइकॉट स्टेम में कोलेनकाइमा कहां प्रेजेंट होता है, तो आप क्या लिखेंगे? एपी या फिर हाइपो? बताइए, एपी लिखेंगे या फिर आप हाइपो लिखेंगे? बताइए, डाइकॉट स्टेम में कोलेनकाइमा कहां मिलता है? भाई बाहर की लेयर एपिडर्मिस की है, उसकी जो सेल्स है वो पेरेन्काइमा से बनी है, ठीक है, जिससे पहले वाला पढ़ाया था। एपिडर्मिस के नीचे काफी सारी लेयर्स आपको दिख रही हैं जिनकी सेल्स बनी हुई है कोलेनकाइमा की। तो आप देखिए, ये जो आपको कोलेनकाइमा दिख रहा है, ये जो हाइपोडर्मिस आपको दिख रही है, आप ऐसे समझ लीजिए, आप ऐसे समझ ली। बताइए, ये पूरी की पूरी हाइपोडर्मिस आपको बेहतरीन तरीके से दिख रही है, कहीं पर कुछ भी मिसिंग नहीं है। ये देखिए, तो आप मुझे बताइए ये हाइपोडर्मिस आपको कैसी दिख रही है? यूनिफॉर्म दिख रही है या नॉन यूनिफॉर्म दिख रही है? देखिए, पूरी लेयर है, नीचे भी लेयर है, उसके नीचे भी लेयर है, पूरी की पूरी। आप मुझे बताइए आपको हाइपोडर्मिस किस तरीके से दिख रही है? यूनिफॉर्म दिख रही है या नॉन यूनिफॉर्म दिख रही है? बताइए, हाइपोडर्मिस आपको कैसी दिख रही है? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? बताइए। सर हाइपोडर्मिस मुझे एकदम यूनिफॉर्म दिख रही है, मतलब पूरा कॉन्टिन्यूअस दिख रही है, पूरी की पूरी कॉन्टिन्यूअस दिख रही है, पूरी की पूरी कॉन्टिन्यूअस दिख रही है, कहीं पर बीच में एब्सेंट नहीं है, कहीं पर भी मिसिंग नहीं है, पूरी की पूरी कॉन्टिन्यूअस दिख रही है, मतलब पूरी की पूरी होमोजेनस दिख रही है, पूरी की पूरी होमोजेनस दिख रही है, एक सार दिख रही है, एक जैसी दिख रही है, एक सार दिख रही है, मिलनसार दिख रही है, होमोजेनस दिख रही है, बिल्कुल यूनिफॉर्म दिख रही है, बीच बीच में कहीं पर भी एब्सेंट नहीं है, होमोजेनस दिख रही है। ठीक है लुखे, अब ध्यान से देखिएगा। सर मोनोकॉट स्टेम में नहीं मिलती क्या हाइपोडर्मिस? मिलती है, कौन कहता नहीं मिलती? बट एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर? मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस तो है, बट वो कोलेनकाइमा की नहीं है, वो इसकी है जिसको सर नेक्स्ट पढ़ाएंगे, स्क्लेरेनकाइमा। इसका मतलब कोलेनकाइमा हर जगह नहीं मिलता। मोनोकॉट की स्टेम की हाइपोडर्मिस में स्क्लेरेनकाइमा मिलेगा, मोनोकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस में स्क्लेरेनकाइमा मिलेगा, जो सर इसके बाद पढ़ाएंगे। सर रूट के बारे में क्या ख्याल है आपका? रूट में हाइपोडर्मिस ही नहीं मिलती। यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए, हाइपोडर्मिस एब्सेंट। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए, एक बार यस लिख दीजिए। फिर से हेडिंग डाल डाइकॉट स्टेम, फिर से हेडिंग डाल डाइकॉट स्टेम, ठीक। और अब एक सर्किल बना। सर ये सर्किल क्या है? ये सर्किल की फॉर्म में ये बाहर की लेयर जो तुझे ब्लू कलर से दिखाई गई, ये है एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे जो तुझे दिखाया सर ने डाइकॉट स्टेम में, वो है हाइपोडर्मिस। अब तू मुझे बता, ये हाइपोडर्मिस यूनिफॉर्म है या पैचेस की फॉर्म में है? ये हाइपोडर्मिस यूनिफॉर्म है या पैचेस की फॉर्म में है? सर ये हाइपोडर्मिस नॉन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब यहां जो कोलेनकाइमा है
वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो पैचेस की फॉर्म में है। अब आपको समझ में आया कंटिन्यू का मतलब क्या था। यहां हाइपोडर्मिस कंटिन्यू थी, होमोजेनस थी, यहां हाइपोडर्मिस बीच बीच में एब्सेंट है, यहां हाइपोडर्मिस नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, बीच बीच में एब्सेंट है। इसका मतलब यहां पर जो कोलेनकाइमा है वो पैचेस की फॉर्म में है। ठीक है, मैं आऊंगा वापस इसी पे, मुझे पता है काफी सारे बच्चों ने नहीं लिखा है, मुझे पता है, पर तुम घबराना नहीं, मैं आऊंगा वापस। पहले मैं एक बार एनसीईआरटी से रीड कर दूं। मैं आऊंगा। कॉलन काइमा अकर इन लेयर्स, लेयर से मिलता है किसके नीचे, बिलो एपिडर्मिस। कहां पर, डाइकॉट। इट इज फाउंड ईदर एज होमोजीनस, मैंने आपको बताया कॉन्टिन्यूअस, पैचेस भी मैंने आपको दिखाया डिसकॉन्टिन्यूअस। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स जो कि ज्यादा थिक है, कहां पर, कोने कोने पर, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। इसकी सेल्स ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होगा तो फिर फूड की सिंथेसिस, एसिमिलेट फूड, कब, जब इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा। इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ लीफ। बच्चों एकदम से अगर तुम्हें फील हो गया है, अगर एकदम से तुम्हें फील हो गया है तो बताइए इसका आंसर क्या जाएगा। फिर मैं वापस वहीं पर आऊंगा, तुम लिख लेना, घबराना मत। कब कहां खो गए सुन के ये दास्तां, कब कहां खो गए सुन के ये दास्तां। अकर इन लेयर्स बिलो एपिडर्मिस इन ऑल डाइकॉट्स, नहीं, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स। ठीक है, सारे के सारे नहीं, ठीक है, अकर इन लेयर्स बिलो एपिडर्मिस। ठीक, प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ होमोजेनस लेयर बट नॉट इन पैचेस, बट ऑल्सो इन पैचेस। सेल्स आर मच थिन, थिन नहीं थिक, ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ये सही है। सेल व्हेन क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, नहीं, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं, एब्सेंट। प्रोवाइड सपोर्ट टू ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम, पेटियोल, सो कॉल्ड नॉन लिविंग मैकेनिकल, सो कॉल्ड लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। तो भाई मेरे हिसाब से तो एक ही सही लग रहा है, एक ही लग रहा है। जल्दी बता दे कितना सही लग रहा है, मार खा जाओगो, जल्दी से बताओ कितना सही लग रहा है। एक ही सही लग रहा है, ठीक है, मान जाओ, ठीक है। एक ही सही लग रहा है तो जा में आंसर जागो जो वालों। 33% लोगों ने कहा, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कॉलेनकाइमा हो गया, पेरेनकाइमा हो गया, उसकी एनसीईआरटी रीड हो गई, उसका क्वेश्चन हो गया। अब जिनका छूटा था वो लिखेंगे, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से। समझ गया सर जी, लिख ले बेटा। जल्दी लिख ले, मार खा जाओगो, जल्दी से लिख। लिख लोगे तो डन लिख देना। अब एक है स्क्लेरेनकाइमा, अब स्क्लेरेनकाइमा जैसे ही होगा छुट्टी कर दूंगा। बहुत छुट्टी छुट्टी की पड़ी तुम्हें। 4:15 पे शुरू हो क्लास, मार खा जाओगो। 4:15 पे स्टार्ट हुई है, ध्यान रखना 4 बजे नहीं हुई है। कहीं झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम, ओए कितना टाइम बचा है क्लास में, अरे दीवाने। डन। आधों में तो हलचल पैदा हो गई होगी, जल्दी से स्क्लेरेनकाइमा करा दी बस।
जल्दी से। आ जाओ। चलो भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं 11th के। पेरिन काइमा, कोलन काइमा, स्क्लेरन काइमा। पेरिन काइमा, कोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा। पेरिन काइमा, कोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा। पेरिन काइमा, कोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा। आ जाइए। पेरिन काइमा, कोलन काइमा, स्क्लेरन काइमा। ठीक है, अब स्क्लेरन काइमा को समझिएगा। स्क्लेरन काइमा को समझिएगा कि स्क्लेरन काइमा क्या होता है। ठीक है, अब स्क्लेरन काइमा जो है, स्क्लेरन काइमा जो है, मैं आपको बना के बताता हूं, आप समझिएगा। ये स्क्लेरन काइमा है। ठीक है, ये क्या है? स्क्लेरन काइमा। अब आप मुझे बताइए, आपको स्क्लेरन काइमा की सेल्स कैसी लगी? सर मुझे इसकी जो सेल्स लगी वो इलोंगेटेड लगी। और तुझे कैसी लगी? नैरो लगी या ब्रॉड लगी? सर मुझे नैरो दिख रही है। ठीक है, नैरो दिख रही है, इलोंगेटेड दिख रही है, नैरो दिख रही है, नैरो दिख रही है। ठीक है, इलोंगेटेड दिख रही है, नैरो दिख रही है। और इसके जो एंड्स तुझे दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं? ब्रॉड दिख रहे हैं या पॉइंटेड दिख रहे हैं? सर मुझे इसके जो एंड्स दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं पॉइंटेड। तो तेरे को जो एंड दिखे वो कैसे दिखे? पॉइंटेड दिखे। ठीक है, हाँ लंबी भी दिखी है ना, लंबी भी दिखी है। ठीक है, आपको स्क्लेरन काइमा की जो सेल्स है वो कैसी दिखी? लॉन्ग दिखी, इलोंगेटेड दिखी, नैरो दिखी, और जो एंड्स हैं वो मुझे पॉइंटेड दिखे सर। ठीक है, अब ये जो तुझे बाहर की तरफ वॉल दिख रही है, ये वाली, इसको बोलते हैं पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू का मतलब बताओ, यहां पे बताना, फिजिक्स वाला है या प्राइमरी वॉल है? पीडब्ल्यू का मतलब क्या है? पीडब्ल्यू का मतलब है प्राइमरी वॉल। लिख देता हूं, पता चला रात में झूम गया। उई, पीडब्ल्यू का मतलब क्या था? पीडब्ल्यू का मतलब यहां है प्राइमरी वॉल। ठीक, पीडब्ल्यू का मतलब है प्राइमरी वॉल। ठीक है, प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल। अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अंदर की तरफ तुझे पिंक कलर से, अंदर की तरफ तुझे पिंक कलर से, अंदर की तरफ तुझे पिंक कलर से जो दिख रही है वो है SW। अब SW का फुल फॉर्म मैं नहीं लिखूंगा, वो तुम्हें पता होना चाहिए, वो है SW। चलो लिख देता हूं, तुम भी क्या याद करोगे। सेकेंडरी वॉल। अब तुम्हें पता है कि सेकेंडरी वॉल थिक होती है, सेकेंडरी वॉल जो होती है वो थिक होती है, और सेकेंडरी वॉल में आपका प्रेजेंट है लिग्निन। सेकेंडरी वॉल में प्रेजेंट है, जो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, जो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, जो मैं आपको येलो कलर से दिखा रहा हूं सेकेंडरी वॉल पर, वो है आपका लिग्निन, वो है आपका लिग्निन। तो अब आप मुझको बताइए, आपको इसकी सेल वॉल, सेल वॉल में प्राइमरी वॉल भी है और एक मोटी सेकेंडरी वॉल भी है, तो आपको इसकी सेल वॉल कैसी लगी?
थिन लगी या थिक लगी? सर मुझे इसकी सेल वॉल थिक लगी और लिग्निफाइड लगी, मतलब उसमें लिग्निन का डिपोजिशन है। और सर ये जो सेल्स होती हैं ये अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देती है, ये अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देंगी। तो आप मुझे बताइए ये कैसा हो गया है? ये टिश्यू आपका डेड है, ये टिश्यू डेड है, ये भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, इसका मतलब ये भी आपका मैकेनिकल टिश्यू है। अब आप मुझे बताइए जिस जगह पर ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली जगह, जिस जगह पर सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है, जिस जगह पर, सर यहां सेकेंडरी वॉल नहीं बनाई, यहां सेकेंडरी वॉल नहीं बनाई, जिस जगह पर सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है ऐसे रीजन को बोलते हैं पिट, PIT। तो पिट वो रीजन होते हैं जहां सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है। पिट वो रीजन होते हैं जहां सेकेंडरी वॉल एब्सेंट है। तो जहां जहां सेकेंडरी वॉल एब्सेंट है उस रीजन को पिट बोलते हैं। तो पिट वाले रीजन पर सिर्फ प्राइमरी वॉल मिलेगी, सेकेंडरी वॉल नहीं मिलेगी। पिट वाले रीजन पर सेकेंडरी वॉल नहीं मिलेगी, सिर्फ प्राइमरी वॉल मिलेगी। तो बच्चों पिट क्या है? पिट वो रीजन होते हैं जहां सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है, तो इसका मतलब वहां सिर्फ प्राइमरी वॉल मिलेगी। तो आप मुझे बताइए पिट रीजन पर सेल वॉल की थिकनेस इंक्रीज होती है या डिक्रीज? बस इतना बता दो, मैं समझ जाऊंगा तुम्हें पिट आया नहीं आया। सेल वॉल की थिकनेस पिट रीजन पर इंक्रीज होती है या डिक्रीज? इतना मुझे बता दो मेरे यारा, मैं सोच सोच के हारा। पिट वाले रीजन पर, पिट वाले रीजन पर बताइए डिक्रीज। अरे दीवाने, मेरा लुखा बड़ा हो गया है, अब वो चीजों को समझने लगा है। ठीक है, तुम 12th में आओगे और मैच्योर हो जाओगे और चीजों को समझोगे, धीरे धीरे समझोगे। ठीक है, धीरे धीरे समझोगे। ठीक है, डिक्रीज होगी। तो बच्चों आपको पिट समझ में आ गया, मतलब यहां आपके पिट भी क्या है? आपके प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सर ने आपको बनाया है डायग्राम, ये जो सर ने डायग्राम बनाया है, हां अब आप बताइए अंदर आपको ये कैविटी दिख रही है, अंदर ये आपको क्या दिख रही है? ये अंदर कैविटी दिख रही है, ये कैविटी दिख रही है, अंदर आपको कैविटी दिख रही है, अंदर आपको कैविटी दिख रही है। इस कैविटी को बोलते हैं ल्यूमेन, इस कैविटी को बोलते हैं ल्यूमेन। अंदर आपको क्या दिख रही है? कैविटी, अंदर आपको दिख रही है कैविटी, आपको दिख रही है ल्यूमेन। और जो कैविटी है, ल्यूमेन है, बीच में स्पेस है, वो बहुत ही नैरो है। कैविटी और ल्यूमेन काफी नैरो है, क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन बहुत ज्यादा है। भाई सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। मान लीजिए आपका ये एक फाइबर है, मान लीजिए ये एक स्क्लेरेनकाइमा है। ठीक है, अब देखिए कितना आपको पूरा दिख रहा है, इसमें छेद दिख रहा है। अगर मैं कहूं अंदर वाली वॉल क्या है, भाई अंदर वाली वॉल क्या है? सेकेंडरी वॉल है। बाहर वाली वॉल क्या है? प्राइमरी। तो अगर अंदर की सेकेंडरी वॉल थिक होगी, उस पर लिग्निन का डिपोजिशन बहुत ज्यादा होगा, उस पर लिग्निन का डिपोजिशन बहुत ज्यादा होगा, तो भाई अंदर का जो स्पेस है वो वाइड थोड़ी ना होगा, अंदर का स्पेस तो नैरो होता जाएगा। तो सेकेंडरी वॉल पर जितना ज्यादा लिग्निन का डिपोजिशन होगा, अंदर का जो स्पेस है, जो ल्यूमेन है, जो कैविटी है, वो नैरो होती जाएगी। बच्चों समझ में आया तो यस लिखिए। और सर ने ये कैरेक्टर जिसके बताए हैं उसका नाम है फाइबर।
तो स्क्लेरेनकाइमा का पहला टाइप है फाइबर। स्क्लेरेनकाइमा का पहला टाइप है फाइबर। स्क्लेरेनकाइमा का पहला टाइप है फाइबर। तो सर ने ये किसका डायग्राम एक्सप्लेन किया है? सर ने स्क्लेरेनकाइमा का पहला टाइप एक्सप्लेन किया जिसका नाम है फाइबर। और फाइबर जनरली ग्रुप से मिलती है, ये तो आपको एक दिखाया है। तो फाइबर्स आपको कैसे मिलती है? जनरली फाइबर्स आपकी प्रेजेंट होती है इन बंडल्स, ग्रुप में मिलेगी, प्रेजेंट इन बंडल्स, मतलब ये आपको मिलेगी ग्रुप में। ग्रुप मतलब सर, ग्रुप मतलब इस तरीके से मिलेगी, ये एक ऐसे करके ग्रुप में मिलेगी, बंडल्स में मिलेगी। तो जो फाइबर्स होती है वो बंडल्स में मिलती है। पहला टाइप आपने पढ़ लिया है। अब मैं आपको दूसरा टाइप पढ़ा देता हूं क्योंकि मैं आपका मास्टर हूं। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा टाइप यहां पर पढ़ा देता हूं। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया है फाइबर। अब मैं आपको दूसरा टाइप पढ़ा देता हूं। ये जो आपको, ये जो तेरे आंखों की, ये जो तेरे पायलों की, हां, ये आपको दिख रहा है ब्लू कलर से प्राइमरी वॉल। ये आपको दिख रही है प्राइमरी वॉल। ये आपको ब्लू कलर से दिख रही है प्राइमरी वॉल। बस 5-7 मिनट और लगेंगे, खत्म हो जाएगा प्राइमरी वॉल। ठीक, और इसमें आपको अंदर की तरफ, अंदर की तरफ ध्यान से देखिएगा, अंदर की तरफ जो पिंक कलर से सर ने दिखाया है, अंदर की तरफ ये जो अंदर की तरफ सर ने दिखाया है, ये क्या है? ये है सेकेंडरी वॉल। ये है सेकेंडरी वॉल। सर यहां पर सेकेंडरी वॉल नहीं है, इस रीजन पर सेकेंडरी वॉल नहीं है, इस रीजन पर सेकेंडरी वॉल नहीं है। ध्यान से देखिएगा, जहां जहां सर ने ब्लैक कर दिया मतलब वहां पर सेकेंडरी वॉल नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ब्लू कलर वाली है प्राइमरी वॉल, येलो पिंक कलर से है सेकेंडरी वॉल। तो आप मेरे को बस इतना बता दो ये रीजन क्या है, ये रीजन और ये रीजन को क्या बोलूंगा? यहां सेकेंडरी वॉल एब्सेंट है, बताइए। सेकेंडरी वॉल कैसी है? थिक है, किसकी बनी है? लिग्निन की बनी है। बताओ इस रीजन को क्या बोलूंगा? जहां जहां सेकेंडरी वॉल नहीं है, यहां 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 सेकेंडरी वॉल नहीं है, इस रीजन को क्या बोलेंगे? इस रीजन को बोलेंगे पिट। इस रीजन को बोलेंगे पिट। और बीच में ये जो स्पेस आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे कैविटी। ये है आपकी कैविटी। बहुत बढ़िया, शाबाश लुखास, अरे दीवाने, बहुत बढ़िया। ये कैविटी है, ये ल्यूमेन है। बहुत रिड्यूस है कैविटी, बहुत ही ज्यादा रिड्यूस है, वेरी रिड्यूस, बहुत स्मॉल है, एकदम खत्म है। ठीक है, बहुत एकदम खत्म है। कैविटी जो है वो फाइबर के मुकाबले बहुत ही कम है, एकदम खत्म है, बिल्कुल खत्म है। अंदर पूरा ब्लॉकेज है लिग्निन का, पूरा डिपोजिशन है लिग्निन का। तो सर ये क्या बनाया है? ये बनाया है सर ने स्क्लेरेनकाइमा का दूसरा टाइप, जिसको आप बोलते हैं स्क्लेरेट्स। ये है आपका स्क्लेरेट्स, ये है आपका स्क्लेरेट्स, ये है आपका स्क्लेरेट्स। पहला टाइप आपका फाइबर बताया। ठीक है, फॉर्म, साइज, डेवलपमेंट के बेसिस पर ये टाइप्स होते हैं। फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, किसके बेसिस पर? फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पर। पहला टाइप आपका बताया है फाइबर और दूसरा बताया है स्क्लेरिड। पहला आपका बताया है फाइबर और दूसरा बताया है
स्क्लेरिड्स। तो ये आपका स्क्लेरिड्स है। किसके बेसिस पे बताए गए? किसके बेसिस पे बताए गए? फॉर्म हो गया है, ओरिजिन हो गया है, डेवलपमेंट, और चौथा स्ट्रक्चर। ठीक है, चौथा क्या था? चौथा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ही था ना? चौथा था, हाँ, स्ट्रक्चर। ठीक है, चौथा था आपका स्ट्रक्चर। फॉर्म, ओरिजिन, डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर के बेसिस पर ये आपके दो टाइप के हुए। स्क्लेरिड भी कैसा है? लिग्निन का बना हुआ है। ये भी आपका कैसा है? ये भी आपका डेड है। ये भी आपका लिग्निफाइड सेल है। लिग्निफाइड आपकी सेल वॉल है। स्क्लेरिड्स आपका स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, आपका सिलेंड्रिकल हो सकता है। स्क्लेरिड सिंगल भी मिल सकता है और ग्रुप में भी मिल सकता है। स्क्लेरिड्स अकेला भी मिल सकता है, सिंगल, और आपका ग्रुप में सिंगल भी मिल सकता है और ग्रुप में भी ये आपके कैसे होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। कैविटी बहुत रिड्यूस है, पिट यहां भी प्रेजेंट है, और ये आपका कहां मिलेगा? ये वॉल ऑफ नट्स में मिलेगा। वॉल ऑफ नट्स का मतलब हो गया हार्ड पार्ट में मिलेगा। ठीक है, ये आपका कहां मिल रहा है? हार्ड पार्ट में मिल रहा है, वॉल्स ऑफ नट। पल्प पार्ट, पल्प पार्ट का मतलब हो गया सॉफ्ट। ठीक है, सॉफ्ट पार्ट। पल्प पार्ट, पल्प, वॉल, वॉल ऑफ नट्स के मुकाबले जो पल्प पार्ट है वो कैसा हो गया? सॉफ्ट। कहां कहां? पल्प ऑफ सपोटा। सपोटा मतलब चीकू, गुआवा में मिल जाएगा। ठीक है, जो दाल आपने देखी होंगी, दाल, दाल की बाहर की जो सेल्स होती है वो हार्ड होती है, दालें। सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स में मिल जाएगा। सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स में मिल जाएगा। ठीक है, चाय की पत्ती, चाय पत्ती लीव्स ऑफ टी में मिल जाएगा। चाय की पत्ती में मिल जाएगा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम में मिल जाएगा, चीकू गुआवा में मिल जाएगा, नट्स में मिल जाएगा। ये सिंगल भी हो सकते हैं, ग्रुप में भी हो सकते हैं, स्फेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं। ये भी डेड है, ये भी लिग्निफाइड है। इसका ल्यूमेन इसके कंपेयर में बहुत ही रिड्यूस होता है। पिट्स यहां भी प्रेजेंट होते हैं। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। अभी आप इसको लिख लीजिएगा, मैं आऊंगा, पहले मुझे एक बार एनसीईआरटी रीड करने दीजिए। मैं आऊंगा। कंसिस्ट ऑफ long narrow cells with thick and lignified cell wall having few or numerous pits। बता दिया मैंने pits, usually dead and without protoplasm। Fibers are thick walled, elongated and pointed cells, generally occur in group। Clarids are spherical, oval, cylindrical, highly thickened dead cells with very narrow cavity। इसका ल्यूमेन बहुत छोटा है इसके मुकाबले में, फाइबर्स के मुकाबले में। Present in fruit wall of nuts, pulps of fruit like guava, pear and sapota। guava, pear and sapota। Seed coat of legumes, leaves of tea, sclerenchyma provide mechanical support to organ। मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन, मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन। लिखो, पहले इसको लिखो, जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको भूत लिख रहे हैं सालों बड़े हो जाओ, कुछ तो शर्म कर लो, मार दूंगा क्या कह रहे हो है? जल्दी से लिख, जल्दी से लिख लो। 12th में आने वाले हो, नीट दोगे और भूत भूत खेल रहे हो हैं? जल्दी से लिख लो।
प्यार तूने क्या किया, एक ही पल में दी है नई दुनिया, प्यार तूने क्या किया। अभी छुट्टी नहीं करूंगा, अभी तो बहुत कुछ पढ़ाना है। बताओ जरा इसका आंसर बताओ। वो तो मैंने झूठ कहा था, जल्दी से बताओ। Consist of long narrow cells with thick lignified dead cell having few and numerous pith। पिथ नहीं है रे, पिट है। पिथ अलग चीज होती है, ये बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी वो आया ही नहीं। गलत हो गया। लूज प्रोटोप्लास्ट एट मैच्योरिटी सो कॉल्ड डेड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स नहीं रे, डेड सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, डेड सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म स्ट्रक्चर और इन स्क्लेरन का मे बी ईदर फाइबर और स्क्लेरिड्स। ठीक है, स्क्लेरन कायमा, फाइबर और स्क्लेरिड्स, ये आपका सही है। फाइबर थिक वॉल है, इलोंगेटेड है, ब्रॉडर एंड ब्रॉडर नहीं है, नैरो है। स्क्लेराइड स्फेरिकल ओवल सिलिंड्रिकल हाईली थिक एंड डेड सेल वॉल विथ वेरी ब्रॉड with very narrow. These are commonly found in fruit wall of nut, pulp of fruit like guava, pear and sapota. Also present in seed coat of non-legumes. Non-legumes नहीं, legumes. Provide mechanical support to the organ. So living mechanical tissue. Living नहीं रे, dead mechanical tissue. तो बच्चों on the basis of variation of एक, they are commonly found in fruit wall of nuts, pulp of fruit like guava, pear। दो सही हैं आपके दो सही है। बी आपने लगाया है, बी आपने लगाया है। 40% लोगों ने आपका लगाया है। प्यार तूने क्या किया, एक ही पल में दी है नई दुनिया, प्यार तूने क्या किया, प्यार तूने क्या किया। एक ही कमेंट लिख कर तूने मुझे बतला दिया कि लेक्चर तुझे कैसा लगा। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना। ठीक है, वादा तो वादा होता है, जो किया है वो निभाना है। बोला था छोड़ना है तो फिर लेक्चर छोड़ना है। मेरा नाम है रवि केवल रमानी और इस प्लॉट की कीमत है मात्र 10 करोड़। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। थैंक यू। जो समझ गए होंगे ये लाइन, उनका मजा आ गया होगा। जो नहीं समझे होंगे वो पोगो जाके देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, कल ही मिलेंगे। ठीक है, छोटी क्लास प्यारी क्लास, हम सब की क्लास, भाई की क्लास।